आज तो जंगल में लकड़ी ना मिले। अरे टीबू, आज क्लास क्यों नहीं गई? अरे आज माँ के साथ लकड़ियाँ लेने जाना था तो हम क्लास नहीं जा पाए। जंगल में कैसे रह लेते हो? ऐसी भी कोई बात थोड़ी है। ये जंगल तो हमारा घर है, यहाँ हम रहते हैं, तो ये जंगल हमें रहने के लिए जगह देती है, हमें खाना खाने के लिए ऑब्वियसली खाना देते हैं, और उसके बाद ये जो जंगल है हमें लकड़ी भी देते हैं। तो माँ कहती है ये जंगल जो है हमारी माता है, जो हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, मैडम से पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर पूछना। मैडम जी मैं ना टीबू से मिली थी जंगल में, और टीबू कह रही थी कि वो 2-3 दिन क्लास नहीं आएगी। तो मैडम जी, जब मैं उससे जंगल से मिली थी ना, मैंने जंगल के बारे में बहुत सारी बातें की, और मेरे दिमाग में ना उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए मैडम जी। जैसे कि टीबू ने कहा जंगल उसका घर है, तो मैडम जी जंगल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जरा ये बता दीजिए मैडम जी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री, और जैसे कि अभी अभी हमने देखा, पहेली और टीबू आज जंगल के टूर में गए हुए हैं, और जंगल में उन्होंने बहुत सारे नए नए चीज़ें देखे हैं और आगे भी जाकर देखने वाले हैं। तो बेटा, आप भी कभी जंगल में गए होंगे, है ना? कभी आप भी अपने दादा के घर, नानी के घर गए होंगे, जिसके आसपास बहुत सारे ट्रीज या छोटे मोटे जंगल जैसे इलाके होंगे। क्या कभी आपने सोचा है व्हाई दिस फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट? तो बेटा, अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की, तो बहुत सारे रीजंस है ड्यू टू विच फॉरेस्ट कैन बी सेड इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला है कि इट प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट वेजिटेबल हमें फॉरेस्ट से मिलता है। सेकंड क्या हो सकता है बेटा? इट प्रोवाइड्स मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। बेटा, फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, अलग अलग तरीके के मेडिसिन में यूज किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें बेटा, तो फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल सही, सारे के सारे फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो बेचारे एनिमल्स, बेचारे प्लांट्स का क्या होगा? So yes, they are home to different kind of plants and animals. And fourth importance देखें तो इसके अलावा भी बेटा फॉरेस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स, जिससे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि हमारे डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, रबर बनते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल हमारे फॉरेस्ट से आते हैं। तो यस, डेफिनेटली फॉरेस्ट आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। मैडम जी जब मैं टीबू से मिली थी ना, तो टीबू ने मुझे और 2 चीजें बताई। अरे, ये जो नीचे घास है और ये जो ऊपर जो इतने घने घने ट्रीज है, इनके अलग अलग फंक्शन होते होंगे का? और अगर होते होंगे तो क्या होंगे? हाई, ये तो इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे। तुमको नहीं पता, ये जो ऊपर बड़े बड़े घने घने से ट्रीज है ना, ये हमारे जंगल के छत है, रूफ है। अंग्रेजी में इसको शायद कैनोपी कहते हैं। हाँ, कैनोपी कहते हैं, मैडम से जाके पूछना। और ये जो नीचे के प्लांट्स है ना, इसको हम कहते हैं हमारे फ्लोर, जैसे कि हमारे घरों में होता है। और ये फ्लोर, इसमें छोटे छोटे हमारे प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनका भी एक नाम था। नाम जो था वो था नाम था इसका अंडरस्टोरी नाम था। अब कल जब जाओगी ना क्लास, मैडम से पूछना। अब मैं 2-3 दिन तो जा नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम ही पूछ लेना कि ये कैनोपी और अंडरस्टोरी होता क्या है। अच्छा, ठीक है। उसने बताया कैनोपी और
और अंडर स्टोरी के बारे में उसने बताया कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बहुत घने होते हैं और वो उनके जंगल के छत के जैसा है। उसने कहा उसे कैनोपी कहते हैं। और उसने हमें कहा कि जो ये नीचे का जो ग्रासेस होते हैं ना मैडम जी, वो अंडर स्टोरी होते हैं। तो क्या मैडम जी सच में कैनोपी और अंडर स्टोरी होते हैं मैडम जी, जरा ये बता दीजिए। ओके, सो पहेली और टीबू को अब कंफ्यूजन है कि ये जो कैनोपी है, कैनोपी होता क्या है। तो बेटा कभी आपने देखा है कि कुछ हमारे टॉल ट्रीज जो होते हैं किसी किसी फॉरेस्ट में वो इतने पास पास प्रेजेंट होते हैं कि ऊपर से दे एक्चुअली लुक लाइक अ रूफ, एक छत की तरह दिखने लगते हैं। तो यस, इसी को हम कैनोपी कहते हैं। व्हाट इज कैनोपी? कैनोपी आर द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुकिंग लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड कैनोपी। जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना बेटा, उनके ऊपर ये बिल्कुल दिखने में रूफ जैसा लगता है और इसी टाइप के प्लांट्स को या उसके बेटा उस रूफ कवर को हम कैनोपी कहते हैं। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉल या बिगर जो प्लांट्स है उनके ब्रांचेस, उनकी लीव्स इंक्लूड होंगे। जो छोटे छोटे श्रब्स है, ग्रासेस है बेटा, वो हमारे कैनोपी के पार्ट नहीं है। अगर वो छोटे छोटे प्लांट्स कैनोपी का हिस्सा नहीं है तो वो किसका हिस्सा है? आइए इसके लिए भी एक छोटा सा हम डायग्राम देखते हैं बेटा, कैनोपी एंड अंडर स्टोरेज। तो अगर आप एक जंगल में देखोगे, ऊपर के जो बेटा हायर प्लांट्स है, यहाँ पे जो आपको हायर प्लांट्स दिख रहे हैं, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कैनोपी, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन जंगल में सिर्फ बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते, छोटे छोटे ग्रासेस भी होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं बेटा। तो ये जितने भी प्लांट्स आपको नीचे के हिस्से में दिखाई दे रहा है बेटा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अंडर स्टोरी। तो दो हिस्सों में हम एक फॉरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कैनोपी जो ऊपर ऊपर से प्रेजेंट होगा, उसके नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे दैट इज कॉल्ड अंडर स्टोरेज। बेटा क्या आपको पता है फॉरेस्ट में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट फॉरेस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एल्पाइन फॉरेस्ट, दैट मीन्स ये वो फॉरेस्ट है जो बेटा हाई एल्टीट्यूड में, दैट मीन्स बहुत ही पहाड़ के ऊपर पाए जाते हैं, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हिमालय में जो फॉरेस्ट है उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो वहाँ बेटा थोड़ी बहुत स्नो होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे फॉरेस्ट में आपको पोलर बियर या बेटा आपको पेंगुइन जैसे भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। और प्लांट की बात करें तो वहाँ मेनली आपको पाइन ट्री, डिओडर ट्री जैसे ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से बेटा कुछ हमारे फॉरेस्ट होते हैं जो कि हमारे रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, जिसमें थ्रू आउट द ईयर बहुत बारिश होती है। और बेटा इन्हीं रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं। ऐसे फॉरेस्ट में भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखेंगे, जिसमें से बहुत ही अनेकों तरीके के सांप होंगे, मंकीज होंगे या बेटा अलग अलग तरीके के एम्फीबियन होंगे। कहने का मतलब ये है जितना अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उसमें उतने ही अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अरे ये जो इतना स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा क्या है, इतने सॉफ्ट लग रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है किसी स्पंज के ऊपर में बैठ गई लेकिन ये तो कोई प्लांट है नहीं, क्या है ये? मैडम से पूछूंगी जाकर क्या होता है ये स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा। ओके पहेली, तो आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आया कि वो जो वार्म सा स्पॉन्जी मैटर आपको फॉरेस्ट में दिखा था वो एक्चुअली में क्या था? वेल बेटा वो एक्चुअली में था डिकम्पोज्ड और फ्रेशली फैलन ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो आपको स्पॉन्जी मैटर दिखा था बेटा, ये जो स्पॉन्जी वार्म मैटर दिखा था वो एक्चुअली में क्या था? इट वॉज एक्चुअली फ्रेशली फैलन और वी कैन से फ्रेशली डिकम्पोज प्लांट मैटर, ठीक है, और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो
जब भी ट्री से कोई पत्ता नीचे गिर जाएगा, या बेटा जब भी कोई एनिमल मर जाएगा, छोटा सा चिड़िया हो गया या कोई भी एनिमल बेटा जब मर जाएंगे, या देयर एक्सक्रीशन जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, सॉइल में बेटा बहुत सारे अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। सॉइल में बहुत अलग अलग तरीके के बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस चीज की डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि ये उस चीज की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर उस चीज की ब्रेक डाउन नहीं होगा तो चीजें हमारी पृथ्वी में पाइल अप होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, गंदगी फैलेगी। तो इसीलिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चीजों की डिकम्पोजिशन करते हैं, और इसी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के चलते क्या होता है बेटा, कभी कभार जब हम ऐसे सॉइल के ऊपर से पैर रखते हैं या हम वॉक करते हैं, हमें थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा वार्मनेस फील होता है, और अक्सर इस टाइप के डिकम्पोज मैटर जो होते हैं हमें स्पॉन्जी सा फील होता है। तो वो जो डार्क कलर का स्पॉन्जी मटेरियल था, दैट वाज एक्चुअली फ्रेशली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो कि प्लांट भी हो सकता है या एनिमल मैटर भी हो सकता है। तो बेटा अभी अभी जिस स्पॉन्जी मैटर के बारे में मैंने बोला, दैट मीन्स जो डिकम्पोजर्स के बारे में मैंने बोला, क्या आपको पता है इस नेचर को बैलेंस करने के लिए इन डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर हम बेटा ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बनाकर पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड करता है। इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स में ही ये कैपेबिलिटी है जो बेटा सूर्य की किरणों को ट्रैप करके उससे कार्बोहाइड्रेट जैसा एनर्जी सोर्स या एनर्जी गिविंग फूड बना सकता है। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर सके या जो कार्बोहाइड्रेट खुद से सिंथेसाइज कर सके। तो इसीलिए हम क्या हो गए, हम हो गए हेटेरोट्रॉफ। लेकिन जब भी हम नेचर के बारे में बात करते हैं, हम या तो ऑटोट्रॉफ के बारे में बात करते हैं या तो हेटेरोट्रॉफ की। लेकिन बेटा डिकम्पोजर्स जिसके बारे में अभी अभी हमने देखा, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स अगर खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बेटा उसी को आगे बढ़ाते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर ऑर्गेनिज्म। और जब इन ऑटोट्रॉप से, इन हेटेरोट्रॉप से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है हमारे सॉइल में, हमारे अर्थ में, ये सारे कौन ब्रेक डाउन करता है, कौन डिकम्पोज करता है? तो ये है हमारे डिकम्पोजर्स जो एक्चुअली हमारे स्वीपर की तरह काम करते हैं। जैसे कि बेटा हमारे घरों में स्वीपर हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं, खाली रखते हैं, वैसे ही डिकम्पोजर्स बेटा हमारी इस पृथ्वी को साफ सुथरा रखते हैं। दे आर एक्चुअली आवर नेचुरल क्लीनर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, सो दे ऑल्सो प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस पृथ्वी में तीनों का ही रोल, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार सच में ये फॉरेस्ट तो कितना इम्पोर्टेंट है। और तो और तुमको पता है ये जो फॉरेस्ट होता है ना, ये इस पूरे इलाके का, तुम कह सकते हो पूरे इलाके के बारिश को, पानी को कंट्रोल करता है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना क्लास 5-6 में वाटर साइकिल के बारे में, जो पानी एवापोरेट होता है, फिर पानी जो है क्लाउड बनकर बरसता है। ये वाटर साइकिल में ना फॉरेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तुमको पता है क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे रिवर्स और पॉन्ड्स होते हैं। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट है, इनको हम लंग्स भी कहते हैं इस पूरे इलाके के। तुमको पता है क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, ये भी जाके मैडम से जरूर पूछना कि वाटर साइकिल क्या होता है और फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द एरिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब ना कल जाते ही पूछूंगी। मैडम जी और एक बात, टीबू ने मुझे ये भी कहा था कि जो जंगल होता है ना, जंगल मेंटेन करता है वाटर साइकिल को। और टीबू ने ये भी कहा था कि जंगल को लंग्स कहा जाता है, लेकिन लंग्स तो हमारे अंदर होता है, तो जंगल को लंग्स क्यों कहा जाता है मैडम जी? जरा ये समझा दीजिए मैडम जी। जी हाँ पहेली,
फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वाटर साइकिल। अगर आप देखोगे बेटा, फॉरेस्ट में बहुत सारे वाटर बॉडीज होंगे, है ना। प्लस बेटा फॉरेस्ट जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे भी ग्रीन प्लांट्स होता है, ये माना जाता है दे अट्रैक्ट रेन, दे अट्रैक्ट वाटर। तो बहुत सारी बारिश होगी जहाँ फॉरेस्ट होगा, जहाँ बहुत सारी बारिश होगी वहाँ बहुत सारे वाटर बॉडीज होंगे। तो बेटा वाटर साइकिल क्या है? एक्चुअली हमारी जो वाटर होती है ना, वो एक साइकिल बनाती है। उनकी बेटा एक रिसाइकल होने की या रेप्लेनिश, रीस्टोर होने का अपना एक तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। जब धूप होती है दिन में, तो बेटा आप देखोगे वाटर बॉडी से एवापोरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक उसी तरीके से बेटा प्लांट के सरफेस से भी पानी लॉस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब पानी लॉस होता है दो तरीके से, या तो एवापोरेशन से या तो बेटा ट्रांसपीरेशन से। और ये सारा पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है बेटा। एटमॉस्फेयर में ये सारे वाटर वेपर दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जो कि हमारे वाटर साइकिल का सेकंड पार्ट है। क्लाउड्स बन गए, मेघ बन गए, अब बस बरसने की देरी है। तो यही क्लाउड बेटा एक टाइम पर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, दैट मीन्स बारिश के फॉर्म में, दोबारा सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, दोबारा लैंड में आएंगे। सो दिस इज द थर्ड स्टेप इन आवर वाटर साइकिल। तो तीन चीजें बार बार रिपीट होती है हमारे लैंड से, वाटर बॉडी से। बेटा मॉइस्चर वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म में दोबारा सॉइल में या वाटर बॉडीज में वापस आ जाते हैं। और बेटा आपको पता है व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स? बिकॉज फॉरेस्ट में होते हैं बहुत सारे ट्रीज, और इन ट्रीज से बेटा बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ऑक्सीजन एक्चुअली माना जाता है कि इट प्यूरिफाइज आवर एयर। तो इसीलिए फॉरेस्ट को लंग्स भी कहा जाता है। क्या होगा अगर फॉरेस्ट डिसअपियर्ड हो जाए? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स ऑफ आवर व्हाट? आवर अर्थ। तो बेटा फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉरेस्ट आर मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, है ना। फॉरेस्ट आर मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। तो अगर बेटा फॉरेस्ट खत्म हो गया तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम हो जाएंगे। अब देखो बेटा ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? हमारे जो ग्लेशियर्स है, हमारे जो आइस है, हिमालय जैसे जो पहाड़ है, उसके आइस पिघलने लगेंगे, स्नो पिघलने लगेंगे, और हमारी दुनिया में वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। हो सकता है सुनामी जैसा, फ्लड जैसा कंडीशन बढ़ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। सेकंड क्या हो सकता है? इंक्रीज इन नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब बेटा सुनामी का आ जाना, फ्लड हो जाना, डाउट हो जाना। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे नेचुरल कैलेमिटीज है। तो हो सकता है इनकी लेवल भी बढ़ जाए, ठीक है। सिर्फ सुनामी ही नहीं, ड्राउट भी हो सकता है, और हमारे फ्लड जैसे कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी अपने आप बेटा बढ़ने लगेगी। इसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर फॉरेस्ट डिसअपियर्ड हो जाए? तो बेटा ये जो एनिमल्स थे जिसके बारे में हमने देखा था, सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं दे विल गेट डिस्प्लेस्ड, है ना। उनका घर उनसे छूट जाएगा, दे विल गेट डिस्प्लेस्ड। हो सकता है अब वो ह्यूमन के जो टेरिटरी होती है वहाँ आए, हो सकता है वो ह्यूमन पर अटैक भी करने लगे, प्लस बेटा उनकी एग्रेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज दे विल लूज देयर होम। इसके अलावा बेटा कुछ हमारे ट्राइबल्स भी होते हैं, देयर आर सम ट्राइबल्स दोज लिविंग इन जंगल, ट्राइबल्स विल लूज देयर व्हाट? दे विल लूज देयर लाइवलीहुड। बेटा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जंगल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, उनका खाना, आग जलाने के लिए फायरवुड, सब कुछ बेटा फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ट्राइबल लोग जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उनकी जीने की जरिया ही खत्म हो जाएगा, उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा। तो फॉरेस्ट
अगर डिसअपियर्ड हो गया तो सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड को बेटा नुकसान डेफिनेटली पहुंचेगा। अच्छा, तो फॉरेस्ट हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम फॉरेस्ट में रहे या ना रहे। तो हमें कभी भी फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, हमें फॉरेस्ट को बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, आज से मैं भी हमारे घर के आसपास, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे वो कोई भी प्लांट हो, काटने नहीं दूंगी। और कोई काटेगा भी ना तो मैं उसको ये सारी बातें बता दूंगी, मैडम जी कितना अच्छा होता है फॉरेस्ट। वाओ। सो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, व्हाई फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो बेटा आइए अब कुछ हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट इज यूजफुल एज, ऑप्शंस आर इट प्रोवाइड फूड, इट प्रोवाइड टिम्बर, इट प्रोवाइड रेजिन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही आंसर बेटा, फॉरेस्ट सिर्फ हमको फूड ही नहीं, हमको टिम्बर, दैट मीन्स हम जो इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर्स बनाते हैं उसके लिए वुड भी प्रोवाइड करते हैं, रेजिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why are forests called lungs of nature? बेटा इनको lungs क्यों कहा जाता है? Because they have many trees, they have many decomposers, they have small trees and they have many animals. बिल्कुल सही जवाब बेटा, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं और ये ट्रीज बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इसीलिए फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द नेचर कहा जाता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडरस्टोरीज आर, अभी अभी हमने स्टडी भी किया था, क्या होते हैं अंडरस्टोरीज? लार्ज प्लांट अबव द स्मॉल प्लांट अबव द लार्ज प्लांट, एनी प्लांट, कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, अंडरस्टोरीज क्या है? हमारे छोटे छोटे प्लांट्स है, श्रब्स है, हर्ब्स है, जो हमारे लार्ज प्लांट्स कैनोपी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो हियर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवापोरेशन फ्रॉम द वाटर सोर्सेस इज फॉलोड बाय precipitation then condensation, condensation then precipitation, condensation only and runoff. बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, अगर आप देखोगे इवापोरेशन दैट मीन्स सबसे पहले क्या होता है, पानी जो है वो वाटर सोर्सेस से इवापोरेट होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर कंडेंसेशन, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद बेटा बारिश बनकर वो बह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सो ऑप्शन 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बेटा आज का आपके लिए एक छोटा सा टिप, फॉरेस्ट आर होम टू 80% ऑफ लैंड एनिमल्स एंड प्लांट। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। इसके अलावा क्या है, इट कवर्स 31% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। सो ऑब्वियसली बेटा वर्ल्ड में 31% बहुत ज्यादा होता है। About 1.6 billion people around the world depend on forest for their livelihood and daily subsistence. तो ये पूरा का पूरा जो लाइन हमें दिया गया है, इसी से हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट आर हाउ मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, है ना। तो इसीलिए वी शुड नेवर कट डाउन ट्रीज एंड वी शुड ट्राई टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। इसी के साथ आज का हमारा ये अमेजिंग सा लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।